नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सिर्फ एक विषय है जिसको महत्वपूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा देश के लिए बड़ा घातक और नुकसानदायक है। देश की अखंडता, एकता और राज्यों के समूह के इस पुष्पगुच्छ में दीमक लगाने, दिया जलाने या नुकसान करने का एक असफल प्रयास है। सफल नहीं होगा, लेकिन चर्चा तो हम लोग करेंगे। मैं बात कर रहा हूं 20 साल बाद ठाकरे बंधुओं का मुंबई में महामिलन। यह मिलन क्यों हुआ सबको पता है, लेकिन मैं उस पर 2 लाइन बोलूंगा। किस लिए हुआ यह भी कुछ विषय है, क्यों हुआ यह घातक है, पहले इस पर बोल लेते हैं। मित्रों, हिंदी एक राष्ट्रीय पहचान की भाषा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदी बोली जाती है। अगर आप केरल में जाएंगे, आपको मलयालम बोलने नहीं आता है और आप पढ़े लिखे नहीं, आपको अंग्रेजी भी नहीं आती है, तो आप कौन भाषा में बात करेंगे? आप तमिल में जाते हैं, आपको तेलुगु बोलने नहीं आता है, तो आप कौन सी भाषा में बात करेंगे? इसलिए हिंदी एक राष्ट्रीय पहचान की भाषा है। हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिय भाषा फॉर्मूला अपनाया था कि सबसे पहले आदमी अपना भाषा पढ़े, उसके बाद राष्ट्रीय राजभाषा पढ़े और अंतर्राष्ट्रीय भाषा पढ़े। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया है। देश के अदालतों में, संसद में अभी भी अंग्रेजी बोली जा रही है। सारी अदालत इंग्लैंड की नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में ही वार्ता हो रहा है, करस्पॉन्डेंस हो रहा है, बहस हो रहा है। वो विषय एक अलग हो जाएगा, इसलिए हम उस पर चर्चा ना करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू के महान सोच को पतीला लगा दिया लोगों ने। पंडित जी ने अंग्रेजी का निर्वर्त इसलिए नहीं किया था कि हम देश में ही अंग्रेजी झाड़ेंगे। उनका कहना था कि आप विद्वान हैं, आपको विदेश में नौकरी करना है, विदेश में व्यापार करना है, विदेश के लोगों से संपर्क बनाना है, तो हिंदी भोजपुरी में कैसे बोलेंगे, तमिल तेलुगु में कैसे बोलेंगे? तो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो वो अंग्रेजी। लेकिन उन्हीं के लोगों ने अंग्रेजी को दिल्ली में बोलना शुरू कर दिया, सदन में बोलना शुरू कर दिया, तो अब यह भाषा विवादित हो गया है। अब रहा ठाकरे बंधु पर चर्चा। अगर आपको लग रहा होगा कि ठाकरे बंधु मराठी अस्मिता के लिए या मराठी भाषा के लिए आए हैं, तो आप गलती पे हैं। असल में वो दोनों लोगों के आने की वजह है। राजनीति में कोई काम बेवजह नहीं होता। जब आपको लगता है कि आपका कुछ भी नहीं चल रहा है, तो आप कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे लाइमलाइट में बने रहे और बाकी सारी चीजें छूट जाए। चर्चा करते हैं कि पहले बाल ठाकरे के दोनों परिवार के लोग करते क्या थे 2005 से पहले या और उससे पहले। देखिए, बाला साहब ठाकरे दिल्ली मुंबई में अखबार में कार्टून बनाते थे, कोई नहीं पूछता था। लोकल मिल मजदूरों के समस्याओं के समाधान करने लगे, किसी ने कुछ नहीं पूछा। दबंगों की एक टोली बनाई, बल प्रयोग से बात मनवाने का प्रयास किया, किसी ने नहीं पूछा। तब उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों को अपमानित करना शुरू किया और उठाओ लुंगी और बजाओ पुंगी का एक अभद्र सा नारा दिया। इस नारे से बहुत सारे गैर मतलब राजनीतिक लोग, असामाजिक लोग जुड़े और उससे उनका नाम बना। उन असामाजिक तत्वों के प्रोत्साहन में बाला साहब को प्रोत्साहन मिला और उनका परिवार इसी चीज को आगे बढ़ाया और आज तक इसी बात को मेन बुनियाद मान करके राजनीति कर रहा है। खैर, बाला साहब ठाकरे धीरे धीरे पुराने हो रहे थे। उनका अपने परिवार में से नए लोगों की तलाश थी। राज ठाकरे उनके निकटतम सहयोगी थे और निस्संदेह वही उनके उत्तराधिकारी थे। उद्धव ठाकरे, जो अभी बाल ठाकरे के राजनीतिक रियासत या विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, वो कार्टून बना रहे थे और एक बड़े बाप का बेटा जो घूम फिर का काम करता वो करते थे। राजनीति में दूर दूर और बहुत दूर तक उनके आने की कोई गुंजाइश संभावना नहीं थी, क्योंकि वो राजनीतिक शख्सियत नहीं थे। खैर, वो आज भी नहीं है। उनके राजनीति से, उनके काम करने के प्रणाली से लग रहा है कि वो
आज भी नहीं है। वो मैं चर्चा आगे करूंगा। बाला साहब ठाकरे का खून राज ठाकरे नहीं थे, भाई के बेटा थे, तो खून अपना ही होता है और अपने तरफ जाता है। अपने मरने के कुछ दिन पहले राज ठाकरे को उन्होंने अपने साथ बुलाना शुरू किया, अपने कार्यक्रम में बैठाना शुरू किया, और जब मरने लगे तो राज ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उद्धव ठाकरे को इसमें छलावा महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि राजनीति की विरासत को मैंने संभाला हुआ है, और जब मलाई काटने की बात है या रियासत विरासत देने की बात है तो उन्होंने अपने बेटे को प्राथमिकता दिया। उद्धव ठाकरे से दुखी होकर के राज ठाकरे, या ये कहे कि बाला साहब से दुखी होकर के राज ठाकरे ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, उस परिवार से अलग हो गए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। जब पहली बार वो बना तो लोगों को लगा कि बाल ठाकरे का असली उत्तराधिकारी यही है। वो चुनाव लड़े और बहुत बढ़िया वोट प्रतिशत मिला, 12 या 13 सीट जीते। हुआ कि भाई अब यही आदमी अगला निशाना बनेगा। उद्धव ठाकरे के बस की बात है नहीं। लेकिन आज उद्धव ठाकरे के बनिस्पत राज ठाकरे 1 से 1.5% वोट पर सिमट गए हैं, और ना तो उनका कोई पार्षद है ना विधायक है। देश भर में बहुत प्रयास किया, हर चीज की, लेकिन उनका कुछ भी नहीं है। एक चीज राज ठाकरे ने किया, राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के राजनीतिक विरासत विचार को कभी नहीं छोड़ा। उग्र हिंदुत्व की बात हो, राष्ट्रीयता की बात हो, पाकिस्तान विरोध की बात हो, उसको राज ठाकरे ने अपनाया। लेकिन इस सब कुछ को करने के बाद भी जो मराठी मानुष का वोट है वो उद्धव ठाकरे को गया राज ठाकरे की जगह। जबकि राजनीति राज ठाकरे अपने बाला साहब ठाकरे की कर रहे थे, उद्धव ठाकरे नहीं कर रहे, लेकिन वोट उनके यहाँ गया। मतलब जनमानस में वोट ट्रांसफर परिवार को होता है। इसीलिए लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी तेज प्रताप नेता बने हैं, इसीलिए मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश नेता बना है, और मायावती ने अपने भतीजे को रियासत विरासत दिया है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच खाई बढ़ती गई, और राज के लाख प्रयास के बाद भी उनका कुछ नहीं हुआ। राज को छोड़कर उद्धव ठाकरे ने अपने पिताजी के विरासत को आगे बढ़ाया। उनके राजनीति के इतर बिल्कुल 365 डिग्री घुमा, बिल्कुल उल्टी राजनीति की। जैसे बाल साहब ठाकरे किसी भी हालत पर मुसलमान को पसंद नहीं करते थे, मुस्लिम टोपी लगाना छोड़िए। उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम टोपी लगाया, मुस्लिम तुष्टीकरण दिया, पाकिस्तान को बाप बनाया, राजनीतिक रूप से उसको कहा। जिस कांग्रेस को बाल साहब ठाकरे कहते थे कि चिमटा से छूना, वहां बैठना भी मेरे लिए हराम है, उस कांग्रेस की गोद में बैठ करके सरकार चलाए, और हर वो चीज किया जिसके बाला साहब ठाकरे विरोधी थे। हालांकि स्थिति यह है कि घटते घटते वो इस कगार पर बैठ गए कि बाला साहब ठाकरे के विचार के लोगों को उनके यहाँ घुटन होने लगे, और बाद में महाराष्ट्र के जो लोग जो बाला साहब के विचार को मानते थे, उन्होंने धीरे धीरे विरोध का बिगुल बजाना शुरू कर दिया। हालांकि बाला साहब ठाकरे के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी उनका अपना भतीजा राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के पार्टी में 2 फाड़ करने की साहस नहीं कर पाए, लेकिन उनका एक शागिर्द उसमें 2 फाड़ क्या किया, पूरी की पूरी पार्टी अपने में ले ली, नाम पहचान और काम सब कुछ यही हुआ। और यह चुनाव के माध्यम से, सिर्फ चुनाव आयोग ने नहीं शिवसेना को उनके जिम्मे दिया, बाला साहब के वारिस के जिम्मे, बल्कि चुनाव के बाद महाराष्ट्र की महानतम मतदाताओं ने भी उद्धव ठाकरे के बनिस्पत कहा कि नहीं, बाला साहब का उत्तराधिकारी उद्धव नहीं है, ये उनका सिपाही है जो ऑटो रिक्शा चला करके अपनी राजनीति की शुरुआत किया और आज इस मुकाम पर पहुंचा है। अब उद्धव के पास ना तो सरकार रही, ना सिंबल रहा, ना पार्टी रही, ना परिवार रहा, तो क्या करते? एकमात्र सत्ता का पुंज
जहां से उनकी पार्टी को ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धन मिलती है, वो रहा मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अब कुछ भी ना होने की वजह से या बिल्कुल हाथ से जाने की आशंका और डर ने राज के सामने उनको सरेंडर करने पर मजबूर किया। और लाख प्रयास के बाद भी पिछले 20 सालों में अपने वोट को 20% तक भी ना पहुंचाने वाले, 20 सीट ना निकालने वाले राज ठाकरे के पास भी उद्धव के शरण में आने का अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अब दोनों लोगों को मिलन का कोई स्लॉट तैयार किया जाता, तो स्लॉट तैयार कराया गया हिंदी, क्योंकि संघ के एक बड़े नेता जो कि खुद मराठी हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, मुंबई सिर्फ मराठियों के लिए नहीं है, यह देश की आर्थिक राजधानी है और देश भर के लोग यहाँ रह सकते हैं। अब बस यही एक मौका मिला उन दोनों लोगों को आने का, और उन्होंने आज का दिन मराठी अस्मिता का दिन घोषित किया और इसकी तैयारी कर दी। इस बीच देवेंद्र फडणवीस, जो अभी महाराष्ट्र राजनीति के चाणक्य बन के उभर चुके हैं, उन्होंने उनके हाथ से वो मुद्दई छीन लिया। उन्होंने हिंदी अनिवार्यता के विषय को ही वापस ले लिया। अब क्या करते हैं? मिलन तो दोनों भाइयों का होना है। अब कायदे से तो अब महाराष्ट्र की अस्मिता बात ही खत्म हो गई। महाराष्ट्र की अस्मिता तो बनी की बनी रह गई। वो पहले भी कोई डेंट उसमें नहीं था, अब भी डेंट नहीं था। अगर हिंदी उसमें लगाई जाती तब भी कोई डेंट नहीं होता। तब भाइयों को तो मिलना था मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वोट के लिए। कुछ भी ना करने के असमर्थता की वजह से कि चलो दो भाई मिलकर कुछ कर लेते हैं, तो अब उन्होंने इसको मराठी विजय दिवस के रूप में मनाया और आज दोनों भाई मिले। दोनों भाई के मिलने से राजनीति पर क्या असर होगा यह तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं ब्रह्मा जी का भाई नहीं हूं कि भविष्य में देख लूं। लेकिन एक ठेठ भाषा में मुंबई की डायलॉग है ना, मुंबई सिनेमा में, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की महानतम जनता ने देख लिया है कि बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे ने वो सारा काम किया जिसके बाला साहब विरोधी थे, सिर्फ सत्ता में बने रहने, कुर्सी से चिपकने रहने। प्रशासन को उनको धेले भर की जानकारी नहीं थी और जीरो पर पकड़ नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में चिपके रहे। इसलिए उन्होंने शरद पवार का चरण चूमा, सोनिया गांधी के चरणामृत को पिए, उनके पांव के धूल को माथे तक लगाया और हर वो अनाप शनाप बोली बोला जिसका बाला साहब ठाकरे को वहां पर तकलीफ हो रही होगी, स्वर्ग में जहां बैठे होंगे। उद्धव ठाकरे के बनिस्पत राज ठाकरे ने कहा कि भाई उद्धव ठाकरे तो मान लीजिए 1% की वो सब उनके बाला साहब की नीतियों का विरोध कर रहे, इसलिए जनता नाराज है। मैं तो बाला साहब का कार्बन कॉपी कर रहा हूं, तो मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है? मतलब कि महाराष्ट्र की जनता ने यह मान लिया है कि ये दोनों भाई नौटंकी करते हैं। महाराष्ट्र का भला इनके बस की बात नहीं है और ना ही इनसे हो पाएगा। मुंबई सिनेमा के डायलॉग माने तो गैंग ऑफ वासेपुर का डायलॉग है कि तुमसे ना हो पाएगा बेटा। तो महाराष्ट्र की जनता ने इनका मुंह पकड़ बोल दिया कि तुमसे ना हो पाएगा। तब जाकर के इन लोगों ने कहा कि अब दोनों लोगों को एक में मिल जाने से 1-1.5% वोट जो राज ठाकरे को मिला है और 9% वोट जो उद्धव ठाकरे को मिला है, ये मिल करके 10% हो तो कहीं कुछ सर्वाइवल लगे। इसी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए यह एक हुए हैं। महाराष्ट्र का अस्मिता तो सिर्फ दिखावा और छलावा है, क्योंकि राज ठाकरे जब अंबानी जी के शादी में गए होंगे तो अंबानी से कौन से भाषा में बात किए होंगे, यह समझने वाली बात है। रतन टाटा के यहाँ जब जाते होंगे, बिरला जी के यहाँ जाते होंगे, कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ जाते होंगे तो कौन से भाषा में बात करते होंगे उद्धव राज, यह समझ जाने वाली बात है। हालांकि एक वीडियो का यहाँ जिक्र करना मैं जरूरी समझूंगा। अंबानी के घर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के रूप में पतल चाटने गए थे। उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। अंबानी जी के बेटे मुकेश अंबानी के परिवार के लोग थे। फोटो खिंचवाने के लिए उनके उस बेटे को बुलाया गया जो गेंडे जैसा है। जब कैमरा का फोटो खींच उठ के चला गया, ना मैं नहीं खिंचाऊंगा। और उद्धव ठाकरे मुंह बना करके आ जाओ ना 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 तुम फोटो खिंचाओ, मैं तुम्हारे फोटो नहीं खिंचवाऊंगा। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक घर में
इस तरह का जलालत झेलना पड़ा, तब उनकी महाराष्ट्र की अस्मिता कहाँ थी? क्योंकि सीट पर बने रहना था और अंबानी से टकराव सीट खो जाने का सीधा सीधा प्रभाव था, इसलिए वो उसके बच्चे की बेहुदगी को बर्दाश्त कर ली। मैं उसको बेहुदगी कहूँगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ फोटो न खिंचवाना, वो भी अपने घर में बुला करके जलील करना, तो बेहुदगी ही है। लेकिन शायद अंबानी के बेटे को पता था कि ये जलील वाले लोग ही हैं, क्योंकि पिताजी से हिंदी में बात कर रहे हैं और बाहर मराठी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। कोई गरीब आदमी हिंदी में बोल ले तो उसको थप्पड़ मरवाते हैं। तो यह लोग जलील के लायक ही हैं, क्योंकि जब इनमें खुद ही दीन ईमान नहीं है तो हम क्यों करें? क्योंकि वो देख रहा है कि पिताजी से हिंदी में बात कर रहे हैं या अंग्रेजी में बात कर रहे हैं और गरीब रिक्शा वाले से मराठी की मांग कर रहे हैं। ये सब देखने के बाद महाराष्ट्र की जनता समझदार है। वो क्या निर्णय लेगी वो तो बीएमसी के चुनाव में पता चलेगा। महाराष्ट्र के चुनाव में तो पता चल चुका है, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या होने वाला है। अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि भाषाई घृणा से देश कमजोर होगा, लेकिन भगवान का शुक्र है कि आपकी औकात नहीं है कि आप देश को कमजोर कर सकें। आप कुछ भर के लोग हैं, मुंबई के अलावा बाहर आपको कोई नहीं जानता। हमारा एक भाई था जिसने गाना लिखा था कि तोहार केस सुनेला मुंबई के बाहर गाना बुआ। तो वही हाल है कि मुंबई के बाहर तुमको कौन जानता है, कौन पहचानता है। इसलिए भगवान का शुक्र है कि तुम एक छोटे से कटोरी में हो और उसी में प्याले में तूफान उत्पन्न करने का प्रयास करते हो और उसका दिखावा करते हो, जिससे समाज को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, महाराष्ट्र के पावन पवित्र जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमें क्या घंटा फर्क पड़ेगा। बंद करते हैं और देखते हैं कि परिणाम क्या होता है। इन्हें सुनकर साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय और हिंदी भाषा की जय। धन्यवाद।